तो हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ प्रोग्रामिंग करनी है। ऑब्वियस बात है, जब अब कोडिंग की दुनिया में डूबने वाले हो तो कोडिंग तो करनी होगी। तो अभी बात करते हैं कॉम्पिटिटिव के बारे में। तो ये एक टाइप का माइंड माइंड स्पोर्ट है, जहाँ पे कोई एक क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया होगा। उस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, समझना है, उसका लॉजिक डिराइव करना है, देन उस लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करना है। अब इस कोड को आप सबमिट करते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपका कोड सही है या नहीं। तो अगर एक्सेप्टेड आता है तो कोड सही है, अगर रॉन्ग आंसर आता है तो कोड गलत है। और भी कुछ चीजें आ सकती है, लाइक टाइम लिमिट एक्सीडेड, मेमोरी लिमिट एक्सीडेड और रन टाइम एरर। इसके बाद में करते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि हमारा कोड पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करता है या नहीं, वो कैसे पता चलता है। तो उसके लिए कुछ डेटा होता है जो पहले से ऑनलाइन जज के पास होता है। अभी ऑनलाइन जज उसको बोलते हैं जो हमारे कोड को चेक करने वाला है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है या नहीं। तो वो इनपुट अपने कोड को देता है, अपना कोड कुछ आउटपुट जनरेट करता है। देन वो ऑनलाइन जज अपने आउटपुट को उसके आउटपुट के साथ मैच करता है एंड चेक करता है कि कोड सही है या नहीं पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अभी जो इनपुट डेटा होता है उसकी कुछ साइज होती है, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। और कोई क्वेश्चन की टाइम लिमिट एंड मेमोरी लिमिट पहले से डिफाइन होती है कि आपका कोड इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर सॉल्व करना चाहिए। अगर आपका कोड उस टाइम को एक्सीड करता है या मेमोरी को एक्सीड करता है, तब टाइम लिमिट या मेमोरी लिमिट एक्सीडेड जैसी एरर आती है, ऐसा वर्डिक्ट आता है। तो आपको अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको अपने कोड को मोर ऑप्टिमाइज करना है, ताकि आप अपने सॉल्यूशन को एफिशिएंट बना सको एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो आई होप कि इतना समझ आ रहा होगा। एंड अभी बात करते हैं व्हाट नीडेड फॉर सीपी। प्लीज चेंज दिस स्लाइड। ओके, तो एक चीज तो होती है प्रैक्टिस। हर जगह पे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, चाहे सीपी हो, डेवलपमेंट हो, कोई भी चीज हो। अभी ऐसा तो नहीं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए आपको पहले कुछ थियरीज पढ़नी होगी, कुछ फंडामेंटल्स क्लियर करने होंगे, कुछ कंसेप्ट सीखने होंगे। जैसे आप जेई के टाइम करते थे, पहले कुछ थियरी पढ़ते थे, देन उसके क्वेश्चन सोल्व करते थे अलग अलग रेफरेंस बुक्स। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, अल्गोरिदम्स का नॉलेज लेना पड़ेगा, देन आप उसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। एंड मैथ्स भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली ऐसा ना सोचे कि पहले सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीख लेता हूँ, बाद में कोडिंग स्टार्ट करूंगा। ऐसा करते करते पता नहीं 4 साल भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा करें कि पहले कोई एक टॉपिक सीखे, उसके थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर दे, फिर नया टॉपिक सीखे, उसके क्वेश्चन करें, ताकि आप सब इम्प्रूव करते रहो अपने आप। और स्पीड एफिशिएंसी तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है ही। अभी जेई के टाइम जैसे हम रेफरेंस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो वैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि कुछ वेबसाइट्स होती है जहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या कुछ कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कंटेस्ट एक टाइप का मॉक टेस्ट होता है, जहाँ पे आपको 2 और 3 आवर्स में 5 to 6 or 7 क्वेश्चन में से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और कंटेस्ट के बाद आपको कुछ रेटिंग मिलती है। उस रेटिंग के बेसिस पे आपको आप किस लेवल पे हो उसका आपको पता चलता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सीपी कर रहे हो। अभी जेई का सब कुछ तो आ गया, लेकिन जेई की एग्जाम्स क्या है यहाँ पे। तो ऑब्वियस बात है, जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो पता तो होना चाहिए किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जेई की एग्जाम हो सकती है कोई, अगर आप कोडिंग रिलेटेड जॉब लेना चाहते हैं तो कंपनी का फर्स्ट राउंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग एंड डीएसआर को बेस्ड होता है। तो इम्पोर्टेंट है सीखना। एंड कुछ कॉम्पिटिशन्स होती है, फॉर एग्जांपल एसीएम आईसीपीसी। तो एसीएम आईसीपीसी ओलंपिक्स है कॉम्पिटिटिव कोडिंग का। एंड अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो एसीएम आईसीपीसी में और वर्ल्ड फाइनल निकालते हो और उधर भी अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आपको एमएनसी से डायरेक्ट ऑफर भी मिल सकते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है। एंड ऐसी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होती है, फॉर एग्जांपल गूगल कोड जैम, फेसबुक हैकर कप, किक स्टार्ट, एटसेट्रा।
ये सारे कॉम्पिटिशन्स एंड डीएस अल्गो के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन आप एसीएम एनआईटी सूरत की यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो बस इतना ही था सीपी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। लेट मी हैंड ओवर टू रोहित। थैंक यू जिग्नेश। या तो अभी बात करते हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो वेब डेवलपमेंट जैसा कि नाम बता रहा है कि हम इसमें वेबसाइट्स को बिल्ड करते हैं, डेवलप करते हैं। तो बेसिकली इसको जनरली इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जो कि यूजर अगर किसी वेबसाइट को विजिट करता है और जो देख पाता है और फील करता है उस वेबसाइट के बारे में, वो फ्रंट एंड में आता है। और जो फ्रंट एंड के लिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट मस्ट होती है, जो कि अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर है उसको आना चाहिए। और यहाँ पे कुछ अपने पास CSS और जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज भी होती है। जैसे कि CSS फ्रेमवर्क्स की बात करें तो बूटस्ट्रैप और मटेरियलाइज CSS, टेलविंड CSS। इससे क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स लेआउट्स होता है उनको बनाना काफी आसान हो जाता है इनकी हेल्प से। हमको इतना CSS लिखने की जरूरत नहीं होती है। और अगर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रंट एंड के लिए तो उसके मोस्ट पॉपुलर है रिएक्ट, व्यू और एंगुलर। तो तुम इसको भी चेक कर सकते हो। और अगर बैकएंड की बात करें तो बैकएंड वो कोड होता है जो कि सर्वर पे रन होता है। और एज अ बैकएंड डेवलपर you should also know the basics of database management system। और जनरली PHP, Node.js, Python और ASP.NET जैसी लैंग्वेजेस जो होती है वो सर्वर साइड कोड लिखने के लिए यूज की जाती है। और जो बैकएंड फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें जैसे Ruby on Rails या फिर Express.js जो कि एक Node.js का फ्रेमवर्क है। ये कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि बैकएंड सर्वर साइड कोड लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर भी हैं और बैक एंड डेवलपर दोनों हैं तो आपको फुल स्टैक डेवलपर कहा जा सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लाउड। तो मैंने क्लाउड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इजी, मीडियम और हार्ड में। इजी वाले जो है जो कि बहुत बिगिनर फ्रेंडली है और इनको लर्न करना काफ़ी आसान है। और साथ में इनको ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एक सर्टेन लिमिट तक, फायरबेस, नेटलिफ और हीरोकू। और मीडियम लेवल में है आप डिजिटल ओशन, AWS और GCP और एज़्योर हार्ड में। तो ये सब है, उनके लिए तो आपको पे करना पड़ता है और साथ में इनका लर्निंग कर्व थोड़ा हार्ड है। और अगर अपन बात करें मार्केट वैल्यू की तो जो AWS और GCP एज़्योर सर्टिफाइड क्लाउड डेवलपर्स होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू अदर वंस। और अगर डेवऑप्स की बात करें तो डेवऑप्स में टेस्टिंग फर्स्ट है। टेस्टिंग तो टेस्टिंग जैसा कि अगर आप अभी FCP की लैब में होते होंगे तो आपको कुछ एक C प्रोग्राम लिखना होता है, तो आप उसको टेस्ट कैसे करते हो? उसको टेस्ट करने के लिए जनरली आप टेस्ट केसेस के रन करते हो उसके अगेंस्ट टेस्ट केसेस। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यहीं पे यूज किया जाता है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कोड को करेक्टनेस चेक करने के लिए हम लोग उसके अगेंस्ट टेस्ट केसेस लिखते हैं, ठीक है। और सेकंड है डॉकर। तो डॉकर क्या करता है, एक कंटेनराइज करता है किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, ताकि हमें किसी भी हार्डवेयर और या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसिडरेशन के बिना भी चल पाए, ऐसा किसी भी मशीन में चल पाए। तो ये इसको कंटेनराइज कर देता है किसी भी सॉफ्टवेयर को। और अगर कुबरनेट्स की बात करें तो जैसे कि कोई लार्ज कंपनी है, ठीक है, ये कुबरनेट्स ओरिजिनली गूगल ने डेवलप किया था। और जैसे गूगल डेली अराउंड बिलियंस ऑफ कंटेनर्स डिप्लॉय करती है, तो इतने सारे कंटेनर्स को डिप्लॉय करना और मैनेज करना काफ़ी हार्ड हो जाता है मैन्युअली। तो उसके लिए कुबरनेट्स क्या करता है कि ये डेवलप डिप्लॉयमेंट और साथ में मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको ऑटोमेट कर देता है। और साथ में कुबरनेट्स से हम लोग लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं साथ, ताकि इन बिटवीन द मल्टीपल कंटेनर्स। नेक्स्ट, अभी गेम डेवलपमेंट की बात करें तो यूनिटी, अनरियल इंजन, गोडोट इंजन, दीज आर द game engines to build multi-platform game applications. So the C++, C Sharp, Java, Godot, and Lua, these are the languages which are mostly used to write the code for the game development. And for example, if we talk about the PUBG, so PUBG is used the Unreal Engine for the game as a game engine, and also just most of the code of the PUBG mobile is written in C++ and Python. So now I will hand over to Mihir. He will explain you about the mobile development and the blockchain. So all of you are familiar with mobile applications. Now these mobile applications can be developed in two ways. One native app, the one which can be installed and run on particular OS only, like specific to iOS and Android.
The second one are the cross-platform app. The one which can be once developed, can be installed and run on different OS and device. Most of the current mobile applications are developed using Java and Kotlin for Android and Swift and C# for iOS. There are multiple frameworks to develop a cross-platform app like Flutter, React Native. Using these frameworks, you can develop an application for both Android and iOS with a single code base. Dart is a programming language used to develop Flutter application, and JavaScript is used to develop React Native applications. When talking about performance, native apps gives the best result, but they are very tedious to develop. In scenarios where you can trade off some performance, you can opt for the cross-platform apps. With frameworks like Flutter and React Native, you can develop application faster and easier. Both native app development and cross-platform framework have a large growing development support groups. Sahil, can you change the slide? So the next topic is blockchain. Blockchain is a distributed database existing on multiple computers at the same time, which cannot be changed easily once they are created. Each, each block contains a timestamp and a reference to a previous block, so they actually form a chain. This database it is not managed by a particular body. Instead, everyone in the network gets a copy of the whole database. All blocks are encrypted in a special way, so everyone can have the access to all the information, but only a user who owns a specific cryptographic key is able to add a new record to a particular chain. This is done by several concepts from cryptography, including digital signature and hash function. All of you have heard of Bitcoin. Bitcoin is a cryptocurrency working on the principle of blockchain. But why do we need blockchain? Now, consider a situation where you have to buy something online, let's say a laptop, but they are not providing COD option. So now you have to trust the online site and have to pay them before placing the order. But the issue is how can you trust this site? To solve this issue, blockchain comes into the picture. With blockchain, you can develop a smart contract which act as an intermediate phase as a trusted party. So you can first pay the amount to that trusted party, and after your laptop has been delivered to you, that trusted party will pay to the seller. Now the next topic is cybersecurity. Cybersecurity is the protection of computer system and networks from data theft or damage to users' hardware, software, or digital data. Implementing effective cybersecurity measures is particularly challenging today because there are more devices than people, and attackers are becoming more innovative. One of the most problematic elements of cybersecurity is evolving of security risk. As new technologies emerges and new technology is used in new and different way, new attacks are developed. Keeping up with these frequent changes and advances in attacks, as well as updating practices to protect them, can be challenging. Kali Linux is the one of the most popular operating system for hackers. Nowadays, Parrot OS is also gaining popularity. But why Kali Linux? Why not Windows or Ubuntu? So basically, Kali Linux has over 600 tools for penetration testing and security analytics. But there is nothing special. The tools that comes with can be downloaded for free in most of the Linux distros. However, with Kali, all the work of downloading is already done for you, which is nice. You can use tools which are already present, but sometimes you have to make your own program. So with Python, it is easier to develop this kind of application. Some of the popular tools are Metasploit, AirCrackNG, and LazyScript. With Metasploit, you can create a payload to hack Android, Windows, and even smartwatches. You can control the screen of a device, upload and download files, even stream their camera without even getting noticed.
AirCrackNG is a tool to access Wi-Fi network security. It supports almost all the latest wireless networks. At last, LazyScript is a script for Kali Linux that automates many procedures about Wi-Fi penetration and hacking. It is basically a bundle of many tools in one, thus making it easier to breach weaker systems. Now I would like to hand over to Yamini. She will explain you about AIML. Yeah, thank you, Mihir. So, guys, about AI and ML, that is artificial intelligence and machine learning. Yeah, one of the most trending topics. Starting with the definition of, not exactly definition, like, yeah, what is AI, what is ML, kind of. So, AI is a kind of is a technology which enables machine to replicate human behavior. लाइक बेसिकली ऐसा होता है कि काफी चीजें हम ह्यूमंस बहुत इजीली कर जाते हैं, लाइक ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करना, डिसीजंस लेना, लाइक नॉट एवरी डिसीजंस दो, बट ये सब चीजें, बट मशीन्स को टाइम लगता है. सो टू रेप्लिकेट दैट ह्यूमन बिहेवियर इन द मशीन इज, बोल सकते हैं, लाइक इट्स लाइक अ रियली, लाइक वो एआई का पार्ट बनता है. एआई इज अ वेरी ब्रॉड टर्म इन द सेंस. And talking about machine learning, it's a subset of AI which is based on the idea that systems can learn from data, identify patterns, and make decisions with the minimal human intervention. Like एक बार हमने वो सिस्टम बना दिया जो बेसिकली उसको डेटा फीड कर दी, वो मॉडल बना दिया, उसके बाद हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी उस सिस्टम, उस मशीन को या सिस्टम को अब उस पर काम करने की. वो खुद कैपेबल इनफ होगा टू टेक उसके खुद के डिसीजंस. Like, this is or was a brief intro kind of thing for AI and ML. Now I'll tell you about the languages. अगर आप लोग गूगल करोगे तो मैं बहुत लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस मिल जाएंगी कि सब में कोड कर सकते हैं, फॉर मशीन लर्निंग के कोड्स लिख सकते हैं, बट दीज 5 आर द मोस्ट पॉपुलर, एंड आउट ऑफ these is the Python. Like Python तुम्हें काफी जगह तो it's like, even I'll say it's a prerequisite to this thing, because पाइथन की बहुत बड़ी कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है तुम्हें जब उसमें तुम वर्क करते हो. साथ ही साथ उसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो तुम्हें मशीन लर्निंग के, जब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटा, तुम्हें डेटा के साथ खेलना होता है, तो उसके उसके ऊपर काम करने के लिए पाइथन के पास बहुत बड़ी लाइब्रेरीज हैं. उन सबको डायरेक्टली उससे तुम्हारा काम काफी ज्यादा आसान होता है. सो इट्स लाइक अ सजेशन, नॉट सजेशन, बट इट्स लाइक अ थिंग जो तुम्हें करनी ही पड़ेगी. लाइक टू स्टार्ट मशीन लर्निंग तुम्हें पाइथन आनी चाहिए, लाइक बेसिक पाइथन. मतलब एक बार बेसिक पाइथन आ जाएगी ना तुम्हें, तो तुम लोग आगे धीरे धीरे जब भी तुम और कोर्स करते रहोगे तो वो सीखते जाओगे. दैट्स अनदर थिंग, बट एटलीस्ट तुम्हें बेसिक पाइथन, उसके क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, वो सारी चीजें बनानी, और लाइक वो सब चीजें करनी आनी चाहिए. बेसिक पाइथन आना ही चाहिए तुम्हें. Next, like after learning the language, start with the basic ML algorithms, like the very basic ones, like linear regression. This is like the, अगर तुमने कभी भी start किया होगा ना ML, तो you will first encounter with this. And like no worries, in Subke resources will provide you, like by the end of this presentation, will provide you with all the resources. So yeah, so the basic algorithms like regressions, the linear regression, logistic regressions, and k nearest neighbors, KNN, then support vector machines, SVM, then there are decision tree classifiers, random forest classifiers. So these are around like 8 to 10 basic algorithms. Now what is advise you all is कि जब भी तुम ये algorithms पढ़ो, like तुमने language सीख ली, तुम algorithms पढ़ो, don't try to learn these algorithms. Try to understand the concept and the basic math behind these algorithms. Yeah. और वन मोर डाउट, और ये बहुत लाइक लोग डरते हैं इस चीज से कि मैथमेटिक्स, काफी लोगों के ये डाउट्स होते हैं कि हम लोग को मैथ्स इतनी पसंद नहीं है या फिर लाइक इतनी समझ नहीं आती, तो क्या विल बी एबल टू डू एमएल. सो गाइस, ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल मैथ्स लगती है. मतलब इट्स लाइक डिपेंडेंट. अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत एप्लीकेशन डिपेंडेंट है तो प्री ट्रेन चीजें होती है, तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लीनियर एल्जेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, जो तुम 10th और 12th में पढ़ कर आए हो, एंड इट्स काइंड ऑफ एनफ. पर हाँ, अगर तुम्हें इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट में जाना है एमएल के कोई प्रोजेक्ट में, तो तुम्हें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ्स आनी चाहिए, बट जरूरी नहीं, इट्स नॉट दैट. बट हाँ, ये है कि जब तुम ये अल्गोरिथम्स पढ़ो ना, तो इसके पीछे का जो लॉजिक है और जो इसके पीछे की मैथ है वो समझना, वरना ऐसा हो जाएगा जब तुम आगे जाओगे एंड जो तुम्हारे, जो बोलते हैं ना एल्गोरिथम ज्यादा, लाइक आई विल नॉट यूज मोर टेक्निकल वर्ड्स हियर, बट या लाइक ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, लाइक लेयर्स ऐड हो जाते हैं, लाइक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेयर्स ऐड हो जाती है, लाइक बहुत बड़े कोड्स बन जाते हैं, इसलिए प्री ट्रेन मॉडल यूज करने पड़ जाते हैं. तो उन सबको एफिशिएंटली यूज करने के लिए तुम्हें इन सबकी बेसिक मैथ आनी जरूरी है.
And the third is like practice and optimization. Like after learning all the basic algorithms, try to implement those first. कि तुम्हें उसका implementation properly आना चाहिए. Like तुम्हें काफी सारे data sets easily available होते हैं अभी ऑनलाइन, जिसमें तुम्हें उसको कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करना पड़ेगा. तुम डायरेक्टली वो डेटा सेट लोड करके कर सकते हो और उनपे जो भी तुम एल्गोरिदम सीखे उन सबको इम्प्लीमेंट करो. और लाइक यूज लाइक मोस्टली एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक पर ही यूज करोगे, स्पाइडर, यही मोस्टली आईडी यूज करते हैं. उन सब पे प्रैक्टिस करो एंड सबके रिजल्ट एनालाइज करो कि जो तुमने थ्योरी पढ़ी है इन सब एल्गोरिदम्स के पीछे क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही है. एंड देन जैसे तुमने आउट ऑफ ऑल तुम्हें पता चला कि चलो लेट्स सपोज कोई KNN इज गिविंग यू द बेस्ट रिस्पॉन्स, तो उसको और ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करो. उस ऑप्टिमाइजेशन पे भी तुम बहुत कुछ सीखोगे कि तुमने क्या चीजें पैरामीटर्स यूज किए, क्या कॉन्स्टेंट्स यूज किए टू ऑप्टिमाइज दोस थिंग्स. तो प्रैक्टिस एंड ऑप्टिमाइजेशंस. अब इसके एक्चुअली वन मोर थिंग इज, ये जब तुम कर रहे हो ना, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशंस. नाउ फॉर द कॉम्पिटिशंस, kaggle.com इज अ वेरी गुड साइट. उस साइट पे जाओ, सर्फ करो साइट पर, तुम्हें देखेंगे तो बहुत सारे डेटा सेट्स हैं एंड बहुत सारी से ओपन पब्लिक नोटबुक्स हैं जहाँ पे तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा. जब तुम जाओगे Kaggle पे, सबसे पहले एक आती है टाइटैनिक करके, बहुत फेमस प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करोगे एंड देयर आर अगेन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी. उन सबको सॉल्व करोगे, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस में तुम सीखने को भी बहुत मिलेगा, बिकॉज वहां पे पूरी कम्युनिटी है, फोरम्स है, उधर डिस्कशन कर सकते हो, उधर तुम्हें आंसर्स मिलेंगे, रिस्पॉन्सेज मिलेंगे. सो ट्राई एक्सप्लोरिंग दैट वेबसाइट एंड वर्क देयर. एंड आफ्टर डूइंग दिस, कि अब जैसे तुम्हें काफी सारे, अब ये एल्गोरिदम से तुम्हें काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे देखने को ऑनलाइन, तुम वहां से सीख सकते हो. तुम्हें एग्जीक्यूट करना आ गया तो तुम अब ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप को, लाइक एक्सप्लोर फर्दर इनटू इसके और ऐसे अंदर. जैसे डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ ML, which is basically it's like it imitates the working of a human brain. कि अगर तुम पढ़ोगे ना डीप लर्निंग के बारे में भी, तो उसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है, इट इज मोर और लेस देन दी लाइक ह्यूमन ब्रेन. लाइक न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ोगे, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ोगे, जो बेसिकली ट्राई किया जाता है कि ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट कर सके. तो वो तुम डीप लर्निंग. देन देयर इज कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन इज अ काइंड ऑफ इमेज प्रोसेसिंग प्लस डीप लर्निंग चीज, जिसमें बेसिकली जो कंप्यूटर होता है, जो सारे उसको इमेजेस एज अ डेटा दी जाती है, उसमें से वो फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है, वो फीचर से अपने आप को मॉडल को ट्रेन करता है. लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस हो गए, या फिर जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आजकल जो बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च अभी चल रही है और एक्चुअली आ भी गई है काइंड ऑफ. सो वो सब कंप्यूटर विजन का एज अ रिजल्ट है. देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हमारी नेचुरल डेटा फीड की जाती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है. जैसे हमारा गूगल असिस्टेंट हो गया, वो सब के प्रोडक्ट्स आते हैं. देयर आर मेनी मोर, लाइक बहुत सारी चीजें हैं, बट या एक बेसिक के बाद start to there. So yeah, guys, this was about AI/ML. Next slide. Yeah, and resources. So we will be, हमने GitHub पे हमारी organization है, उस पे हमने एक repository है जिसमें पूरी readme will be constantly updating that readme, like constantly in that repository, उसमें सारी links है. Yeah, see, so गाइस उधर हमने सारे रिसोर्सेज डाल दिए हैं, आप लोग जाके उधर देख सकते हो. ऑल द रिसोर्सेज रिलेटेड टू व्हाटएवर वी हैव, लाइक अभी भी हमने जो भी बताया, पीपीटी भी शेयर कर देंगे आप लोग. ओवर टू साहिल. I'm going to show you how to get stuff for free. So for that, what you need to do is you need to have a GitHub account. Now, if you don't know what GitHub is like a social network for programmers. So it's like you can follow each other developers and see what they are up to. This is github.com. So you can see who is doing what among the people that you're following. So as an example, Krunal, who is also an ACM member, is working on some project. So you can see what code he's writing and stuff like that. So first thing that you need to do is you need to create a GitHub account. Now, once you create that, you will get a GitHub profile. So what you need to do is you need to go to your settings, and under emails, you need to add your SVNIT email. What this would do is this would allow you to get the student developer pack. So once you add this, you can visit education.github.com. So what that allows you to do is you get tons of paid resources for free. So as an example, you get a Microsoft Azure credits, then you get Canva Pro, several paid IDs, Unity, and lots of stuff that you can get for free.